हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ रहे थे फर्म का संतुलन, उसको आगे आज पूरा करते हैं क्योंकि छोटा सा इसके अंदर रह चुका था। देखो, हमने फर्म के संतुलन के लिए दो विधियों की बात की थी, उसके सामने के लिए दो विधि बात की थी। एक तो हमने बात की थी कि कुल आगम व कुल लागत विधि। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए जो फर्म का साम्य था या संतुलन था वो कैसे होता था? वो वहां होता था जहां पर कुल आगम व कुल लागत में अधिकतम अंतर हो, और कुल आगम बड़ी हो, कुल लागत छोटी हो। इस चीज को पढ़ चुके हैं हम। वहीं पर एक फर्म का संतुलन होता है, अधिकतम लाभ होता है, ठीक है, और न्यूनतम उसकी लागत होती है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम सेकंड पढ़ रहे हैं, सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। इसके अंदर आपको क्या करना था? इसके अंदर सीमांत आगम और सीमांत लागत को दोनों को बराबर करना था, और इस चीज को हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने की थी एकाधिकारातों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से संतुलन किया था। अब हम कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर इस सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि के द्वारा संतुलन की बात करते हैं या साम्य की बात करते हैं। मैं पहले यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अभी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है ना, उसके अंदर MR, AR और P हमने पढ़ी थी ना, यानी तीनों बराबर होते हैं। पढ़ा था ना, सीमांत आगम, औसत आगम, सॉरी सीमांत आगम, औसत आगम और कीमत तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसकी एक रेखा ये होती है, यानी स्थिर होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो होती है इसमें कीमत दी हुई होती है। एक फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति में नहीं होती वो कीमत में परिवर्तन कर दे। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत डिसाइड होती है वो उद्योग के द्वारा होती है, इंडस्ट्री द्वारा होती है। ऐसा नहीं, फर्म नहीं करती, वो तो एकाधिकार का मैटर है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो होती है वो उद्योग ही क्या करती है? फर्म का निर्धारण करती है। तो इसके अंदर MR ये रेखा होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर इसके अंदर बात करें, सीमांत लागत होती है वो तो U आकृति की होती है, यानी ये पहले गिरती है फिर बढ़ती है। आपका हो गया सीमांत आगम। अब हमने ये दो बात कर दी, अपने डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिसाइड करते हैं। अभी इसकी दो शर्तें होती है, ध्यान रखना। कुल आगम और सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि से आप संतुलन कर रहे हो ना, तो दो शर्तें आपको, दो कंडीशनें आपको पूरी करनी होती है, तब जाके आप एक संतुलन या साम्य कर पाओगे। पहली कंडीशन तो ये होती है जो आपका सीमांत आगम है, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन मत भूलना, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। यानी शर्त ये होती है साम्य की शर्त, साम्य की शर्तें। पहली होती है सीमांत आगम व सीमांत लागत दोनों क्या हो? दोनों बराबर हो। यानी क्या होना चाहिए? MR बराबर MC होना चाहिए। सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर हो जाए। दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी शर्त ये होती है भी जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर सीमांत आगम व सीमांत लागत, या जहां पर, या जिस बिंदु पर लिख लो, जिस बिंदु पर सीमांत आगम व सीमांत लागत दोनों बराबर होते हैं, वहां पर या वहां सीमांत आगम, सॉरी सीमांत लागत सीमांत आगम को, सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, नीचे से काटता हुआ होना चाहिए।
ये ध्यान रखना, नीचे से काटता होना चाहिए। किससे होता है इसको हम डायग्राम में क्लियर करते हैं। इसको करते हैं डायग्राम में, ठीक है। देखो आपको ये क्या बता रहा है, एक तो आपके पास मान लेते हैं ये एफ बिंदु है, ये ई बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर MRMC है वाई एक्स पर, और यहाँ पर उत्पादन है, ये क्यू उत्पादन है, Q1 उत्पादन है, ठीक है। दो स्थिति हम मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बिंदु काट रहे हैं ना, क्योंकि ये बराबर कहाँ होंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर जहाँ होंगे जहाँ पर MR व MC यानी सीमांत आगम सीमांत लागत वक्र आपस में काट दे, आपस में काट दे। तो जिस बिंदु पर आपस में काटेंगे उसी बिंदु पर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो एक तो काट यहाँ पर है F बिंदु पर, यानी F बिंदु पर ही क्या है, जो आपका सीमांत आगम सीमांत लागत बराबर है। ई बिंदु पर भी क्या है, आपका सीमांत आगम और सीमांत लागत क्या है, बराबर है। अब आप कहोगे जी सर ये दोनों बिंदु तो बराबर है, तो कौन से बिंदु को साम्य का बिंदु माने। कि यहाँ पर भी आप पहले कह रहे हो भी दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर वहां होंगे जहाँ दोनों आपस में काटेंगे। काट तो यहाँ पर भी रहे हैं, दोनों बराबर है, काट यहाँ पर भी रहे दोनों बराबर, लेकिन दूसरी शर्त आपको क्या कहती है, ये नीचे से काटता होना चाहिए। देखो ये तो ऊपर से काटता हुआ आ रहा है, एफ बिंदु तो ऊपर से कटा है, ई बिंदु है वो नीचे से कटा है। देखो सीमांत लागत नीचे से कौन से बिंदु पर काट रही है, ई बिंदु काट रही है, आपके सामने है। यहां से चला वक्र, ऊपर से आया, यहां काट दिया, ये तो ऊपर से आके काटा है। फिर ये नीचे जाने के बाद ऊपर गया, तो अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नीचे से काटता ऊपर गया है। ये तो ऊपर से काटा है, नीचे से काटा है, इसका मतलब एफ बिंदु पर पहली शर्त तो पूरी हो रही है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। दूसरी शर्त कौन से बिंदु पर पूरी हो रही है, ई बिंदु पर। दोनों काट भी रहे हैं यानी दोनों बराबर भी है। उसके बाद ई बिंदु पर जो MC का वक्र है, जो सीमांत लागत का वक्र है, वो सीमांत आगम को नीचे से भी काट रहा है, यानी नीचे से भी काटता होना चाहिए। इसका मतलब ई बिंदु वो है जहां पर दोनों शर्तें पूरी होती है, दोनों शर्तें पूरी होती है। इसका मतलब ई बिंदु है वो क्या है, ई बिंदु फर्म का साम्य या संतुलन का बिंदु है। बिल्कुल सिंपल है ना। बस दो तो बातें आपको मेन याद रखनी है अभी। एक तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। बराबर तो वहां होंगे जहां पर दोनों वक्र आपस में काट देंगे, वहां पर वो बिंदु होगा बराबर का होगा। लेकिन बराबर का अर्थ ये नहीं भी कहीं भी बराबर हो जाए, साथ में ये भी ध्यान रखना है वो वक्र नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, ऊपर से काटता हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये बिंदु है जहां पर दोनों शर्तें पूरी होती है। आप ये लिख सकते हो बात इसके अंदर, साम्य की शर्त है तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हो। एक फर्म का साम्य, मैं इसको देखकर लिख रहा हूँ, अलग नहीं लिख रहा। आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स से ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये बातें याद होगी ना तो इसको देख कर ही लिखना है, इस चीज़ों का रट्टा नहीं लगाना कि यहाँ बुक्स के अंदर गाइड के अंदर रट्टा बनाने लगे, कुछ भी मैटर नहीं है इसका। एक फर्म का साम्य जैसा कि रेखा चित्र में लिखा है, लिख देना ई बिंदु पर होता है, क्योंकि क्या लिखोगे, ई बिंदु पर MC वक्र MR वक्र को काटता है, तो सीमांत लागत व सीमांत आगम उस बिंदु पर दोनों बराबर है, ठीक है। यानी पहली शर्त पूरी होती है, पहली शर्त पूरी होती है। दूसरी शर्त आप क्या लिखोगे, ई बिंदु पर जो सीमांत लागत वक्र है वह सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है, लेकिन F बिंदु पर सीमांत आगम वक्र सीमांत लागत वक्र
सीमांत आगम वक्र को, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, वक्र को ऊपर से काटता है तो दूसरी शर्त ई बिंदु पर, मैं ऊपर लिख देता हूं, दूसरी शर्त ई बिंदु पर पूरी होती है, एफ बिंदु पर नहीं, क्योंकि ई बिंदु पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रहा है। तो एक फर्म का साम्य या संतुलन ई बिंदु पर होता है, क्योंकि यहाँ पर या क्योंकि इस बिंदु पर दोनों शर्तें पूरी होती है, दोनों शर्तें पूरी। देखो सिर्फ इसको देखा था और कितनी बातें लिख दी, जरूरत नहीं आपको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा आपको इतना रट्टा मारने की या ज़्यादा इतना पढ़ने की, यानी छोटा सा मैटर पढ़ना है, पूरा हो गया। सिर्फ दो बातें लिखनी है आपको, एक तो बातें यह लिखनी है दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर तभी होंगे जब दोनों आपस में काटेंगे। दूसरी बात यह, जो काटेंगे तो सही, लेकिन काट तो यहाँ पर भी रहे हैं, काट यहाँ पर भी रहे हैं, लेकिन जो काटने वाला मैटर होता है ना वो नीचे से होना चाहिए, ऊपर से नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर से काट रहा है तो ऐसी स्थिति में एक शर्त तो पूरी हो रही है, दूसरी नहीं हो रही। नीचे से काट रहा है इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इस बिंदु पर दोनों बराबर भी हो रहे हैं क्यों काट रहा है, और नीचे से भी काट रहा है। अगर अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इस बिंदु को सामने मान लिया हम, अरे तो ये क्षेत्र लाभ का क्षेत्र है, देखो कौन सा क्षेत्र है, लाभ का, क्योंकि यहाँ पर एम आर तो बड़ी है, यानी आगम तो ज्यादा है और लागत कम है। एमसी लागत का रेखा की ना, ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, तो लागत तो कम है और आगम ज्यादा है, तभी तो लाभ होगा। यानी सीमांत आगम क्या कहता है, एक इकाई की लागत, एक इकाई की लागत, एक इकाई की लागत तो मान लेते हैं 10 रुपए है। एम आर कहता है एक इकाई का आगम, एक इकाई बेचने से जो प्राप्त हुआ मान लेते हैं 15 प्राप्त हो गया, तो 5 का तो लाभ ही हुआ, क्योंकि एम आर बड़ी है और एम सी छोटी है, तो ये तो लाभ का क्षेत्र है। तो मान लो यही हम समय मान लें तो ये तो क्षेत्र बच गया ना, फर्म को मिला ही नहीं, और फर्म तो लाभ चाहती है। अब इस बिंदु पर लाभ अपने सामने मान लिया तो बाकी लाभ का क्षेत्र तो आगे पड़ा है अभी तक है, तो उत्पादन बढ़ाएगा तभी तो उसका लाभ मिलेगा सारा, और फर्म चाहती है पूरा लाभ का क्षेत्र उसको मिल जाए, बस ये पूरा लाभ का क्षेत्र उसको कहाँ मिल रहा है, ए बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। इसी कारण ए बिंदु होता है वो क्या होता है, समय का बिंदु होता है, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी होती है। ठीक है, ये हमारा फर्म का संतुलन कंप्लीट हो चुका है अभी, और आपको ये बता देते हैं दोनों विधियों में, यानी कुल आगम और कुल लागत, सीमांत आगम और सीमांत लागत, इन दोनों विधियों में तो सबसे अच्छी विधि मान लो या सबसे सही विधि मान लो, वो विधि कौन सी होती है, सीमांत और सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि, यानी सबसे श्रेष्ठ विधि होती है वो कौन सी होती है, सीमांत आगम और सीमांत लागत होती है। जो आपका नेक्स्ट लेसन आता है वो आता है अध्याय 11, ये इसका नाम है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। देखो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ पूर्ण प्रतियोगी बाजार, यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। वैसे मैं पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बता चुका हूँ आपको, बाजार के बारे में कौन सा बाजार होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसको पूरा करने शुरू करने से पहले जो आपको मैंने बताया उसके बारे में बताओ आप मेरे को, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कौन सा होता है। हमने पिछली क्लासों में किया, उसमें लेसन में किया था, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो होता है जिसमें वस्तुएं क्या होती है, समरूप होती है, पढ़ा था ना, बिल्कुल रंग रूप पैकिंग गुण के आधार पर बिल्कुल बराबर होती है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं, अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं। इसके अंदर ये पढ़ा था कीमत दी हुई होती है, दी हुई होती है। इसके अंदर ये पढ़ा था कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है,
ठीक है, आप ये भी कह सकते हो फर्म का बाजार में आना जाना स्वतंत्र होता है, यानी कोई पाबंदी नहीं होती। बाजार में नई फर्म आके उत्पादन कर भी सकती है और कुछ फर्में उत्पादन छोड़कर जा भी सकती है। आप ये कह सकते हो इस बाजार में फर्म का या फर्म की भूमिका नगण्य होती है। नगण्य यानी बहुत कम होती है, होती नहीं है। मान लेते हैं हजारों फर्में उत्पादन कर रही है वस्तु का, अगर एक फर्म बाजार को छोड़ के चली जाए तो क्या बाजार में उत्पादन कम हो जाएगा? क्या नहीं होगा। भी एक फर्म की का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर एक फर्म और भी आ जाए तो इससे क्या उत्पादन दुगना हो जाएगा? नहीं होने वाला। यानी कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में एक फर्म का जो भाग होती है, भूमिका होती है, वो नगण्य होता है। क्योंकि अनेक फर्में हैं, अनेक फर्मों में अगर एक दो चली भी जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दो आ जाए तो फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके कारण यहाँ पर जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकार करती है। फर्म कीमत स्वीकार्य होती है, स्वीकार करती है, क्योंकि फर्म का जो कीमत का निर्धारण फर्म नहीं करती बल्कि कौन करता है? उद्योग करता है। फर्म नहीं करती कीमत का निर्धारण, बल्कि कौन करता है? उद्योग कीमत का निर्धारण करता है। और जो उद्योग ने कीमत का निर्धारण किया, फर्म को उसी कीमत पर उत्पादन करना पड़ता है, अपनी मनमर्जी कीमत वो नहीं ले सकती। ठीक है, ये हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, मैंने एक बार और रिपीट कर दिया आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट सिर्फ एक बाजार के बारे में। हम बाजार शब्द की बात करते हैं। सिर्फ बाजार शब्द की। अब आपसे पूछे जी बाजार क्या होता है? ठीक है, मार्केट क्या होती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। ठीक है, अगर सीधा आपको देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ में बता चुका हूँ आपको। वस्तुएं समरूप होती है, अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं। ठीक है, जो कीमत का निर्धारण करते हैं, फर्म कीमत को स्वीकार करती है, कीमत बाजार में दी होती है। अगर मैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन करना चाहता हूँ ना, तो मेरे को उसी कीमत पर जो बाजार में चल रही है उसमें उत्पादन करना पड़ेगा। अगर मेरे को पसंद है तो कर लूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा, बाजार में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अकेला बाजार शब्द का क्या अर्थ होता है? हम एक नॉर्मल भाषा में ये करते हैं भी जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसे क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। यही बात सोचते हैं ना, किसी से पूछो वो यही बात कहेगा जी भी जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, मार्केट में जाते हैं ना, वहां पर वस्तुएं ली जाती है, बेची जाती है, वो बाजार है जी। लेकिन अर्थशास्त्र में अलग मैटर है, अलग अर्थशास्त्र के अंदर बाजार की जो परिभाषा दी गई उसके बारे में बताता हूँ। वैसे तो हम ये नॉर्मल भाषा में तो यही बात करते हैं कि जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वस्तुएं खरीदी जाती है और बेची जाती है, वो क्या है? बाजार है। लेकिन जो अर्थशास्त्री है वो क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री कहते हैं जो बाजार है वो इससे ज्यादा विस्तृत है। जो ये परिभाषा दी है ना, जो वस्तुओं क्रय विक्रय होता है, इससे ज्यादा है। तो वस्तुओं क्रय विक्रय तो इसका मतलब एक क्षेत्र विशेष की बात हो गई है, तो एक ही क्षेत्र विशेष की। क्योंकि जैसे सादुल शहर है या कोई और मार्केट है, गंगानगर मार्केट है, मानगढ़ है, वहां जाते हैं, वहां पर क्रय विक्रय करते हैं, सिर्फ वहां पर ही वही बाजार है। लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं बाजार क्या आता है? बाजार का संबंध विस्तृत है, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। देखो यहाँ पर बाजार में जाते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वहां पर तो एक व्यक्ति बेचता है, मान लेते हैं, एक व्यक्ति विक्रय करता है, और एक उपभोक्ता होता है, व्यक्ति होता है, वो क्रय करता है। इसका मतलब ये आमने सामने होते हैं। क्या होते हैं? आमने सामने। हम दुकान पर जाते हैं ना, जाके उसको पैसे देते हैं, वो हमें क्या कर देता है? सामान देता है। ये तो आमने सामने की बात हो गई। लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं बाजार वहां पर भी होता है जहां पर व्यक्ति एक दूसरे को जानते ही नहीं, यानी आमने सामने नहीं होते, नहीं होते। जैसे हम ऑनलाइन क्या करते हैं? वस्तुओं को खरीदते हैं फोन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तु मंगवाते हैं, फोन के द्वारा मंगा लेते हैं ना। है तो देखो, हमने उस व्यक्ति के पास नहीं गए, उस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, हमने पता नहीं वो पैसा किस व्यक्ति को दिया है, उस व्यक्ति को पता नहीं होता वो वस्तु कौन व्यक्ति लेके जा रहा है। यानी अर्थशास्त्री कहते हैं जहां पर वस्तुओं का लेन देन होता है, चाहे वो व्यक्ति एक दूसरे को मिले न, आमने सामने न आए, वो भी क्या है? बाजार है।
देखो ऊपरली वाली परिभाषा तो ये कहती है भी जहाँ पर क्रय विक्रय होता है वो बाजार है, मतलब ये एक छोटा रूप हो गया। ये कहते हैं इसकी परिभाषा विस्तृत है, व्यापक है। बाजार का अर्थ ये नहीं एक क्षेत्र विशेष से लिया जा रहा है जहाँ पर व्यक्ति आमने सामने हो, बल्कि ये कहते हैं बाजार का अर्थ होता है कि हो सकता है व्यक्ति आमने सामने न हो, व्यक्ति एक दूसरे को देखे ही न, जानते ही न हो, पता नहीं होता देने वाले को, जो वस्तु बेच रहा है उसको पता नहीं होता किस व्यक्ति के पास वस्तु जा रही है, और जो व्यक्ति घर बैठकर मंगवा रहा है फोन से उसको पता नहीं होता वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस व्यक्ति से वस्तु आ रही है मेरे पास। तो कहने मतलब जहां पर लेन देन हो जाए, चाहे वो आमने सामने हो या न हो, यानी उस व्यक्ति से मिले या न मिले, वो बाजार है, ये कहते हैं अर्थशास्त्री। ठीक है, और यही बात कही थी एक अर्थशास्त्री क्रूनो था। एक क्रूनो अर्थशास्त्री था, ये आपके परिभाषा भी है। ये कहते हैं बाजार का अर्थ एक विशेष क्षेत्र से नहीं है। देखो यही बात इसने कही है, एक विशेष क्षेत्र से नहीं है। हम ये नहीं कहते भी ये बाजार है, ये क्षेत्र विशेष है जहां पर क्रय विक्रय हो रहे हैं। ठीक है, एक क्षेत्र विशेष से हम अर्थ नहीं ले सकते। बाजार तो वो है जहां पर पूरे देश के अंदर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व के अंदर जो व्यापार होता है। देखो क्षेत्र विशेष तो वो तो संकीर्ण हो गया, छोटा हो गया। अब जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं कि उन देशों से ही वस्तु मंगवाते हैं हम, तो विदेशों में वस्तुएं बेचते भी हम फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, बहुत से ऐप चले आ रहे हैं, ऐप की भी बात करेंगे आगे हम। ठीक है, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं क्रय विक्रय करते हैं। वो टोटल क्या है, बाजार है। यही बात क्रोनो कहते हैं, यही टोटल अर्थशास्त्री कहते हैं। जो हम क्षेत्र विशेष को बाजार नहीं मान सकते। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम बाजार के प्रकार। इसको ध्यान से देख लेना भाई। बाजार के प्रकार, ठीक है। अब बाजार के प्रकारों के अंदर जो हम पढ़ेंगे, पहला जो आपका प्रकार पढ़ोगे वो पढ़ोगे क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर प्रकार। उसके अंदर पहला एक आता है आपका स्थानीय बाजार। कौन सा आता है, स्थानीय बाजार। देखो इनके जो अर्थ होंगे ना, वो सारे के सारे उस शब्द के हेडिंग के आधार पर होंगे जो आपने नाम पढ़ा। देखो मैंने लिखा है स्थानीय बाजार, इसका मतलब ये स्थान विशेष पर ही लगते हैं। कोई गांव में, कोई शहर में, कोई उपनगर में, जो क्षेत्र विशेष में उस स्थान, सिर्फ उसी स्थान में लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम स्थानीय बाजार कहते हैं। आप समझिए ना, यानी ये क्षेत्र विशेष में, उस स्थान विशेष में ही लगाए जाते हैं, उसी स्थान विशेष में, कहीं और नहीं लगते ये। जैसे अपने आपके क्षेत्र में अलग बाजार लग रहा है, मेरे क्षेत्र में अलग बाजार लग रहा है। आप ये भी देख लो, एक बड़े मार्केट होती है उसके अंदर ही बाजार अलग अलग होते हैं। ठीक है, गांव में अलग होते हैं, शहरों में अलग होते हैं, उपनगर में अलग होते हैं। ये स्थानीय सिर्फ उस स्थान में लगते हैं। जैसे एक गांव में लग रहे हैं, एक गांव में लगाए जा रहे हैं, ये स्थानीय बाजार है। कोई शहर में लगाया जा रहा है, ये भी स्थानीय बाजार है। कोई उपनगर या किसी और स्थान में लगाया जा रहा है, वो होता है स्थानीय बाजार। जैसे आपके उदाहरण दिया है बुक्स के अंदर, जैसे दे रखा है, एक तो जैसे फल का, सब्जी का, मांस का, मछली का जो बाजार लगता है। जैसे फल का बाजार लग गया, ठीक है, सब्जी का, मांस का, मछली का, ये जो बाजार लगते हैं, ये कौन से बाजार होते हैं, ये स्थानीय बाजार होते हैं। एक क्षेत्र विशेष में ही लगते हैं ये। ठीक है, बस वो स्थानीय बाजार है। जैसे कोई गांव के अंदर फल का या कोई सब्जी का बाजार लग चुका है, एक बार आके होते हैं ना, दिवाली होती है, जो मिठाइयों का बाजार लगता है एक क्षेत्र के अंदर, तो स्थानीय बाजार है। बस किसी गांव में ज्यादा सब्जियां हो रही है, उस सब्जी का जो बाजार लग रहा है वो स्थानीय बाजार है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये गांव, शहर, उपनगर विशेष क्षेत्र में लगते हैं, वो स्थानीय बाजार होते हैं, उस स्थान के अंदर ही लगते हैं ये। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आप क्षेत्र के आधार पर पढ़ोगे प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार, ये क्षेत्र के आधार पर लगते हैं। यानी प्रदेश होता है राज्य के आधार पर लगना, यानी ये राज्य के आधार पर लगते हैं। ठीक है, ये एक राज्य विशेष में, एक राज्य विशेष में लगने वाला बाजार,
या उस क्षेत्र विशेष में लगने वाला बाजार, क्षेत्र विशेष में लगने वाला, वो तो स्थान विशेष में होता है, ये क्षेत्र विशेष में लगने वाला बाजार क्या कहलाता है? प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार कहलाता है। प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे आप बुक्स के अंदर दे रखा है, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है मारवाड़ की पगड़ी, मारवाड़ की पगड़ी फेमस है ना, तो वहां पर मारवाड़ी पगड़ी का बाजार लगता है। जैसे हम कहते हैं राजस्थान की जूतियां फेमस है। यानी जिस बाजार में जो चीज फेमस होती है, हम कहते हैं कोई ना कोई शहर के अंदर, कोई ना कोई राज्य के अंदर, क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई चीज फेमस होती है, उसका बाजार वहीं लगता है बस। राजस्थान की पगड़ियां हैं वो फेमस है, जूतियां हैं वो फेमस है, चुनरी है, ठीक है। यानी ये सिर्फ राजस्थान में ही लगता है, यानी प्रदेश, राजस्थान के प्रदेश में लगता है, यानी राजस्थान के राज्य में लगता है, वो होते हैं प्रादेशिक बाजार। जैसे मारवाड़ की पगड़ी है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, और मारवाड़ की पगड़ी के लिए स्पेशल मारवाड़ में एक बाजार लगता है। मारवाड़ी क्षेत्र है ना एक अपने राजस्थान का, वहां पर मारवाड़ी पगड़ी का बाजार लगता है। राजस्थान की जो चुनरी है, जुतियां हैं, ठीक है, राजस्थान से संबंधित जो पहनावा है, उसका बाजार वहीं लगता है जहां पर वो फेमस होती है। और भी आप देखते होंगे बहुत से राज्यों में अलग अलग फेमस है, कहीं की चूड़ियाँ फेमस है, ठीक है, कहीं का खाने पीने का सामान फेमस है, कहीं के कपड़े फेमस है। यानी जिसकी जो ज़्यादा लोकप्रिय होती है, जिस क्षेत्र की जो सामान की, बस वो बाजार वहीं लगता है, वो बाजार कहलाता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। उसके बाद नेक्स्ट हम करें राष्ट्रीय बाजार के बारे में। तीसरा इस क्षेत्र के आधार पर प्रकार है राष्ट्रीय बाजार। देखो हमने तो एक बार तो ये बाजार के बारे में पढ़ लिया, बाजार का हमने अर्थ पढ़ लिया, क्रोनो की परिभाषा पढ़ ली, बाजार के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर आएंगे। तो देखो राष्ट्रीय बाजार क्या होता है? जो पूरे राष्ट्र के स्तर पर लगता है, बस राष्ट्र के स्तर पर लगता है, ये पूरे राष्ट्र में होता है। देखो स्थानीय बाजार हमने पढ़ा था, एक स्थान विशेष में होता है, गांव शहर में होता है, गांव में हो गया, शहर में, उपनगर में जो लगता है। प्रादेशिक बाजार हमने पढ़ा था, जो एक राज्य प्रदेश में लगता है, जो जिस चीज की ज्यादा फेमस होती है, ज्यादा लोकप्रिय होती है, राज्य या किसी प्रदेश में लगाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय बाजार है, इसका मतलब पूरे राष्ट्र के स्तर पर होता है, बस। यानी इसके अंदर वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है ना, वो पूरे राष्ट्र के स्तर पर होता है। यहाँ पर तो स्थान के स्तर पर होता है, उसी गांव उसी शहर में होता है, यहाँ पर उस राज्य में होता है पूरा, यानी उस राज्य में कंप्लीट होता है बाजार। और यहाँ पर जो विस्तार होता है वो पूरे राष्ट्र के स्तर पर होता है, यानी उस वस्तुओं का जो, उस वस्तु का जो क्रय विक्रय होता है वो पूरे राष्ट्र में होता है, या स्थान या क्षेत्र प्रदेश में नहीं होता, बल्कि पूरे राष्ट्र में होता है। वो वस्तु पूरे राष्ट्र में क्रय विक्रय होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम कुछ दिए हैं आपके, जैसे खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ पूरे राष्ट्र में चलते हैं ना। उसके बाद इसके अंदर दे रखा है जैसे कपड़ा है, आभूषण है, कपड़ा भी पूरे राष्ट्र के अंदर चलता है। आभूषण है, ये भी क्या होते हैं? पूरे राष्ट्र में होते हैं। ये कौन से बाजार होते हैं? ये क्या होते हैं? राष्ट्रीय बाजार होते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र स्तर पर गठित किए जाते हैं। कौन से स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर गठित किए जाते हैं। ये तो स्थान स्तर पर गठित किए जाते हैं, स्थान स्तर पर चलते हैं। ये प्रदेश यानी राज्य या कोई क्षेत्र के स्तर पर चलते हैं, ये पूरे राष्ट्र के स्तर पर चलते हैं। ये हो गए क्षेत्रीय बाजार, बिल्कुल सिंपल है, क्षेत्र के आधार पर। इसके अंदर एक और आ जाएगा आपका, हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। ये देखो क्रम ही चल रहा है, पहले स्थान का, फिर प्रदेश का, फिर राष्ट्र का, अब हो गया अंतर्राष्ट्रीय का। क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार। सिंपल ही है, ज्यादा मत्था पच्ची करने की जरूरत नहीं है अभी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार वो होता है जब पूरे विश्व के अंदर, या हम कह दें एक से ज्यादा देशों में, एक से अधिक देशों में जिस वस्तु का व्यापार होता है, अधिक देशों में व्यापार होना, या कह सकते हो वस्तुओं का क्रय विक्रय होना, वो बाजार कौन सा होता है? वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रदेश या स्थान
या राष्ट्र नहीं होता, इसका जो क्रय विक्रय का जो क्षेत्र होता है वो पूरा विश्व होता है। एक से ज्यादा राष्ट्र होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं, राष्ट्र होते हैं, जिसके अंदर आदान प्रदान होता है क्रय विक्रय से। हम आयात और निर्यात बोलते हैं। हम भी विश्व के देशों से वस्तुएं मंगवाते हैं, अपनी वस्तु विश्व में अन्य देशों में बेचते हैं। जैसे हम एक सबसे बड़ा इसका उदाहरण लेते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ। ये जो बाजार होता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बाजार होता है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ को विदेशों से मंगाया जाता है, अन्य देशों में बेचा जाता है। ये पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है, जो इसकी जो मार्केट होती है, इसकी जो क्रय विक्रय होता है वो कैसा होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। कोई राष्ट्र, स्थानीय या क्षेत्र स्तर का नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, नहीं अन्य विश्व में उसका लेन देन होता है। उसके बाद इसके अंदर कुछ और उदाहरण दे देते हैं, जैसे कच्चा तेल है, इंजीनियर मशीनें हैं, इंजीनियरिंग मशीनें हैं, इनका भी व्यापार होता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कच्चा तेल है, उसका व्यापार भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यानी ये वो मार्केट होते हैं, ये वो वस्तु होते हैं जो एक देश में या एक प्रदेश में या राज्य में नहीं चलती, बल्कि पूरे विश्व में चलती है। यानी पूरे विश्व में इसका क्या होता है, लेन देन होता है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब बात सुनो, आपने क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार के बाजार पढ़ लिए। एक बार बता देता हूँ कौन कौन से पढ़े। एक पढ़ा आपने स्थानीय बाजार, यानी जो स्थान विशेष के ऊपर लगाए जाते हैं, फल सब्जी के जो बाजार होते हैं गांव शहरों में जो लगाए जाते हैं। दूसरा आपने पढ़ा प्रादेशिक, या जो राज्य प्रदेश होते हैं, जो राज्य होते हैं, यानी क्षेत्रीय बाजार, तो एक क्षेत्र में एक राज्य में लगाए जाते हैं, प्रदेश में लगाए जाते हैं। जैसे राजस्थान की जुतियाँ फेमस है, मैंने बताया था, मारवाड़ की पगड़ी फेमस है, चुनरी फेमस है राजस्थान की, वो बाजार लगता है, वो राजस्थान में लगता है और कहीं नहीं लगता। जिस राज्य में जिस चीज की ज्यादा लोकप्रियता होती है ना, वो बाजार उसी राज्य में लगता है, उसी प्रदेश में लगता है, तो उसको हम प्रादेशिक बाजार बोलते हैं। तीसरा आपने पढ़ा था राष्ट्रीय स्तर का बाजार, यानी जो पूरे राष्ट्र पर लगता है, यानी उस वस्तु का जो लेन देन होता है वो क्या होता है, पूरे राष्ट्र में होता है, पूरे राष्ट्र में क्रय विक्रय होता है, ठीक है। और चौथा हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसमें जो क्रय विक्रय होता है वो क्या होता है, पूरे विश्व में होता है, अन्य एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ध्यान रखना। जैसे भारत का अमेरिका, चीन, जैसे हम किसी जापान के साथ व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये हमने क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार के बाजार पढ़ लिए। बिल्कुल सिंपल है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, तो बस। आगे जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है वस्तुओं के आधार पर बाजार। ये तो था क्षेत्र के आधार पर बाजार। दूसरा जो आपके इसके अंदर हेडिंग है वो है कि वस्तुओं के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरा हम लिख लेते हैं यहां पर, वस्तुओं के आधार पर प्रकार। जैसे वस्तुओं के प्रकार होते हैं उसी प्रकार बाजार के भी प्रकार होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, वस्तुओं के आधार पर बाजार। यानी पहले जो आपने 4 का पढ़े वो तो क्षेत्र के आधार पर पढ़े थे, ये पढ़ रहे हो वस्तुओं के आधार पर पढ़ रहे हो। मैं बात करता हूं पहला, एक होता है सामान्य बाजार। देखो सामान्य, नॉर्मल, कॉमन चीज होती है, उसके अंदर वो होता है, इसके अंदर सारे प्रकार का सामान मिल जाता है। आपको मैं पहले एग्जांपल देता हूँ फिर कहते हैं, गांव के अंदर आपको दुकान देख लो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको सारा सामान मिल जाएगा। उसके अंदर सब्जी मिल जाएगी, आपको बुक्स भी मिल जाएगी, आपको मिनारी का सामान भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर और भी जो सामान होते हैं, चाय गुड़ वगैरह जो भी है, टॉफिया, सब कुछ, यानी एक दुकान के अंदर सारी चीजें मिल जाती है आपको। और आप एक छोटी मार्केट की बात करो, उसके अंदर जाओगे ना तो वहां पर आपको मेडिकल भी मिल जाएगा, उसके अंदर आपको सब्जी की रेडी भी मिल जाएगी, फल की रेडी भी मिल जाएगी, उसके अंदर आपको अन्य भी जो दुकानें आपको आवश्यकता है, यानी सारा सामान जो एक स्थान पर इकट्ठा ही बिके, वो सामान्य बाजार होता है। क्या होता है, सामान्य बाजार। इसके अंदर सभी प्रकार की वस्तुएं होती है, यानी सभी प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर मिल जाती है। बड़े शहरों में जाते हो ना, वहां पर मार्केट ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग होती है वहां पर मार्केट। छोटे शहरों में सारी इकट्ठी होती है, जो भी सामान लो ना वहां पर मिल जाता है सब कुछ, ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती।
छोटे शहर देख लेना आप, छोटे जो मार्केट होती है ना उसके अंदर सारा कुछ ही मिल जाता है, ठीक है, यानी इकट्ठी होती है दुकानें। लेकिन बड़े शहरों में क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर किसी को सब्जी लेने जाती है ना तो सब्जी वाली मार्केट में जाना पड़ता है, किसी को फल लाना होता है तो फल वाली मार्केट में जाना पड़ता है। यहाँ पर वो टेंशन नहीं है, सभी वस्तुएं एक स्थान पर मिल जाती है, यानी छोटी मार्केट के अंदर बाजार में वही टोटल वस्तुएं उसको उपलब्ध हो जाती है, वो कुछ भी खरीद सकता है वहां से। जैसे इसके अंदर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। जैसे खदान है, आभूषण है, कपड़ा है, पुस्तकें हैं, सब्जियां हैं, मशीनरी है, ठीक है, ये सारी की सारी वस्तुएं सेवाएं यानी एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाना, वो क्या होती है, आपका सामान्य बाजार होता है। यानी अनेक, इस बाजार में अनेक वस्तुएं एक स्थान पर क्रय विक्रय होती है, अनेक वस्तुएं बता चुका हूं आपको मैं, यानी सभी प्रकार की वस्तुएं, बहुत ज्यादा वस्तुएं होती है जो एक ही स्थान पर एक ही बाजार में प्राप्त हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इसके अंदर दूसरा। देखो ये जल्दी क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है आपका, लेकिन आपका आता है विशिष्ट बाजार। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, विशिष्ट यानी विशेष प्रकार का बाजार। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ऐसा नहीं भी एक मार्केट में चले गए तो आपको सब्जी की आवश्यकता है वही वही खरीद ली, आपको पुस्तक की बुक की आवश्यकता है वही वही ले ली, ऐसा नहीं है। अगर आपको बुक लेनी है तो आपको अलग मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको दवा लेनी है तो आपको मेडिकल मार्केट अलग है वहां जाना पड़ेगा, अगर आपको सब्जी लेनी है तो अलग मार्केट में जाना पड़ेगा आपको। यानी उनकी जो बाजार होता है वो अलग अलग बना होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। एक बाजार विशिष्ट होता है, उसके स्थान पर सिर्फ वही वस्तुएं मिलती है, अन्य वस्तु प्राप्त नहीं होती। वो कौन से बाजार होते हैं, विशिष्ट बाजार होते हैं। आप कह सकते हो सभी वस्तुओं के अलग अलग बाजार होते हैं। देखो सामान्य बाजार में तो सारी अनेक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती है, यहाँ पर अलग अलग मिलती है, आपको अलग अलग क्षेत्र में जाकर वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे सब्जी मंडी है तो वहां पर सिर्फ सब्जी मिलेगी आपको, ये फल मंडी है वहां पर सिर्फ आपको फल मिलेगा, ये मेडिकल का जो मार्केट है तो वहां पर सिर्फ आपको दवाई मिलेगी, समझ रहे ना। किराना की दुकान है तो वहां पर सिर्फ किराना का सामान मिलेगा, अन्य सामान, ये मिनियारी की मार्केट है तो वहां पर मिनियारी का सामान ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब मिक्स नहीं होता, सिर्फ की अलग अलग मार्केट बनी होती है, विशिष्ट होती है, वो विशेष होती है, यानी उससे स्पेशल उस विशेष मार्केट में आपको जाना ही पड़ेगा अगर वो सामान आपको लेना है तो, एक स्थान पर वो आपको सामान नहीं मिल पाएगा। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे फल मंडी है, सब्जी मंडी है, आभूषण बाजार है, किराना का बाजार है, ठीक है। यानी उसके बाद जैसे कपड़ा बाजार है, अनाज मंडी है, बस कपड़ा बाजार है तो आपको कपड़ा बाजार में जाना पड़ेगा, सब्जी मंडी है तो आपको सब्जी मंडी में जाना पड़ेगा, फल बाजार में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग विशिष्ट प्रकार के बाजार होते हैं, उसे बोलते हैं विशिष्ट बाजार। सामान्य बाजार में अनेक वस्तुएं एक ही स्थान पर, विशिष्ट बाजार में सबका वस्तुओं का बाजार क्या होता है, अलग अलग होता है, सब बाजार अलग अलग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर आपका तीसरा बाजार आता है, नेक्स्ट है हाँ, नमूने द्वारा बिक्री। ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस लोकप्रिय हो चुका है। अभी हम जाते हैं ना बाजार में सामान लेने, पूरा बड़ा थैला भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं पहले दिखा तो सही वस्तु कैसे निकलेगी। ये पूरी जब वो आलू होते हैं, गट्टा होता है, बोरी होती है, पूरी भरी हुई होती है, अब अंदर क्या होता है सामान कैसा निकलेगा। और आप ये भी देखते हो, सेब लेने जाते हैं ना, हम कोई फल लेने जाते हैं, वो हमें काट कर दिखा देता है, देख ले अंदर कितना मीठा निकलेगा, और हमें देता भी है तो चेक करके देख ले। ये होता है यानी पहले नमूना दिखाना फिर वस्तुओं को बेचना, यानी पहले उससे संबंधित कुछ ना कुछ डेमो देना, जी ये लो जी, ये पहले चेक करके देख लो आप। और ये जो बड़े बोरी वगैरह होती है उसके अंदर से कुछ ना कुछ वो निकाल के हमें दिखाते हैं, देख लो ये वस्तु इसके अंदर है, इतनी बढ़िया चीज है। यानी नमूने द्वारा, यानी पहले उसका कुछ ना कुछ डेमो देना या नमूना देना, उसके बाद वस्तुओं का क्या करना, विक्रय करना। नमूने द्वारा, ठीक है, पहले कुछ ना कुछ उसके बारे में थोड़ी वस्तुएं चेक करवाना, उसके बाद वस्तुओं का विक्रय करना, वो होता है नमूने द्वारा तो बिक्री बाजार होता है, ठीक है, सिंपल है ना। नमूना यानी उससे संबंधित, मोबाइल लेने जाते हैं ना, मोबाइल का जो एक रबड़ का सा बना होता है, एक सिंपल सी चीज होती है, वो सामने पड़ी होती है, आपको वो डेमो होता है, वो दिखा देता है भी ऐसा मोबाइल निकलेगा अंदर से भी, इसका जो फ्रंट होगा वो ये होगा, बैक होगा वो ये होगा, इतनी इसकी शेप होगी, यानी टोटल वो कैमरे वगैरह उसके अंदर नमूने में दिखा होता है,
और वो आपको चेक करवाता है। उसके बाद अगर आपको डीपी बोलते हैं ना उसको, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप मोबाइल लो, वरना मत लो। यानी वो पहले आपको नमूना दिखा देता है उसका, वो होता है नमूने द्वारा जो बिक्री बाजार होता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे एग्जांपल बात करें हम, जैसे बस पुस्तक बाजार है, धुलाई है, सोडा है, साबुन है, उसके बारे में पहले कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है। सोडा होता है ना, छोटा सा आपको डेमो दिया जाता है, भी चेक करके देखो आप। अगर आपको कई बार होते हैं दुकानदार कहते हैं चेक करो, अगर आपको सही लगे तो लेना, मत दूसरी बार मत लेना। यानी वो पहले आपको छोटा नमूना देता है, पहले आपको छोटा डेमो देता है, भी आप उसकी क्या करो, उस वस्तु को चेक करके देख लो, भी आपको सही लगे तो आप खरीदना, वरना मत खरीदना। ठीक है, वो होता है नमूने द्वारा बिक्री बाजार। उसके बाद एक आता है ऑनलाइन मार्केट। एक वैसे तो डब्बा सा बना हुआ है, उसको कर लेते हैं आपकी बुक के अंदर। ऑनलाइन मार्केट के बारे में तो सभी जानते हैं भी आजकल, इससे तो कोई छिपा हुआ नहीं है। ऑनलाइन जो मार्केट होती है, यानी घर बैठे हम वस्तुएं बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं मोबाइल के द्वारा। और बहुत से ऐप भी बने हुए वर्तमान में, बहुत ऐप है जिसके द्वारा आप वस्तुओं खरीद, जैसे अमेजन जो पढ़ते हो आप, फ्लिपकार्ट है, होम शॉप है, ठीक है, अमेजन है। ये सब क्या है, ये वो है जो ऑनलाइन मार्केट है। आप अमेजन के द्वारा कोई वस्तुएं मंगा सकते हो, कपड़ा मंगवा सकते हो, यानी प्रत्येक जूते वगैरह कुछ भी मंगा सकते हो आप। फ्लिपकार्ट के द्वारा वस्तुएं मंगवा सकते हो। ठीक है, होम होम जो आपका होम शॉप है उसके द्वारा भी आप क्या सकते हो, वस्तुएं खरीद सकते हो, बेच सकते हो। यानी ये ऑनलाइन मार्केट होती है। इसके अंदर आपको बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या कर सकते हो, आप घर बैठे वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हो। घर बैठे ही क्या करते हो, क्रय विक्रय कर सकते हो, वस्तुएं मंगवा सकते हो और वस्तुएं बेच सकते हो आप घर बैठे। ये होती है ऑनलाइन मार्केट। उसके अंदर इसी वस्तुओं के आधार पर एक मार्ग बाजार हो रहेगा, वो कर लेते हैं हम श्रेणी द्वारा बिक्री। एक मार्केट हो रहेगी आपकी श्रेणी द्वारा बिक्री। यानी यहाँ पर क्या होता है, किसी को जैसे कहते हैं ना ये ISI कोड है, यानी इसमें श्रेणी दी जाती है शुद्धता के आधार पर। जो वस्तु ज्यादा शुद्ध होती है ना, उसको कुछ ना कुछ श्रेणी दे देते हैं, उस पर कुछ मतलब मोड़ लग जाती है, एक ISI की मोड़ लग जाती है। और भी इसके अंदर आपको जैसे उदाहरण दे रखा है, जैसे ISI की मोड़ होगी खाद्य पदार्थों के लिए, जो मोड़ लगती है वो लगती है FSSI, यानी ये मोड़ लगती है वो खाद्य सुरक्षा पर लगती है। यानी अगर ये मोड़ लग जाए ना, ये मान के चलो वहां पर जो खाद्य वस्तु खरीद रहे हो वो सही है, उसकी जांच हो चुकी है। अगर वो खाद्य वस्तु शुद्ध है तो उस पर कौन सी मोहर लगती है, FSSAI की मोहर लग जाती है। ठीक है, यानी ये मोहर होती है, इसको श्रेणी दे दी जाती है। ये पहली श्रेणी है, ये शुद्ध है, ये ISI कोड देख लेना आप जब कोई पुस्तक लाते हो ना, या कोई आप सामान लाते हो, उसमें ISI का कोड एक मोहर लगी होती है, इसका मतलब उसकी शुद्धता की जांच हो चुकी है। ठीक है, वो होते हैं श्रेणी के द्वारा, श्रेणी के आधार पर जो बाजार होते हैं, या श्रेणी द्वारा जो वस्तु का विक्रय किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हमने कुछ बाजार के प्रकार पढ़ लिए, क्षेत्र के आधार पर 4 पढ़े। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ उसका नाम याद रखना आपको, बाकी तो वो ही लिखना है जो उसके नाम आपने याद किए हैं। वस्तुओं के प्रकार पर आधार पर पढ़ लिए, जैसे सामान्य बाजार है, सभी वस्तु एक स्थान पर बिक रही हो। विशिष्ट बाजार हो, अलग अलग वस्तुएं बिके। ठीक है, नमूने के द्वारा, यानी जिसके अंदर पहले डेमो दिया जाता है, उसके बाद वस्तु का विक्रय किया जाता है। श्रेणी के आधार पर, इसका मतलब उसकी जांच करके उसको शुद्धता की कुछ ना कुछ मोड लग जाती है, जैसे ISI कोड लगता है, खाद्य पदार्थों पर ये लगता है, FSSI लगता है। उसके बाद ऑनलाइन मार्केट, यानी पूरे जो हम घर बैठे मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं क्रय विक्रय कर देते हैं, वो ऑनलाइन बाजार होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।